गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ साजिद। आज का टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक विभिन्न एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेलुलर रेस्पिरेशन। हिंदी में से कहते हैं कोशिका श्वसन। ठीक, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हिंदी में श्वसन कह रहे हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक, जैसा कि सभी जीवधारियों में, चाहे वो पौधा हो या सूक्ष्म जीव या जंतु, अपनी क्रियाशीलता के लिए जैसे कि वृद्धि, गति, जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण इत्यादि के लिए ऊर्जा की इनको जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा विभिन्न पौधों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में ये स्थित रहती है। जब ये कार्बनिक पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है तो इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और ये कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या निकलती है, CO2 निकलती है, पानी निकलता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, सभी जीवों में ये श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन द्वारा संपन्न होती है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें निकलती है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, यानी कि वह जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनके द्वारा ऊर्जा निकलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक, तो श्वसन क्या है, श्वसन एक ऑक्सीडेशन क्रिया है जिसमें पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी व ऊर्जा बनती है। ठीक है, एक और परिभाषा देखते हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर जीवन के कार्यों को प्रेरित करने वाली ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होने से क्या निकलती है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों करने के लिए क्या स्वतंत्र होती है, जैसे कि फ्लोरा और वेजिटेटिव वर्ड्स का बनना, अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और स्टेम और रूट के फॉर्मेशन के समय इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन यहाँ दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, दूसरा हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे अनॉक्सी श्वसन कह रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, अभी बताया, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। जिस समय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वसन हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तथा ऐसी क्रिया करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजीव या एरोब्स कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में श्वसन में फूड मटेरियल का क्या हो रहा था, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि इस रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन के द्वारा बना ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, तथा CO2 व H2O यानी जल आदि बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका फॉर्मूला ये है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होता है, अपचयित होता है तो CO2 बनाता है, H2O बनता है और 673 किलो कैलोरी पर मोल
क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का प्रयोग कर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ज़रूरत के समय ये एटीपी का यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी कॉइन है, इनका अपघटन होकर पुनः हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहली है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज का क्या रहता है, ब्रेक डाउन होता है और पायरुविक एसिड बनता है। जबकि क्रेब्स साइकिल, जिसे हम टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसके अलावा जो तीसरा चरण है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। इस क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस है इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एमिडन मेयर ऑफ एन पार्नस पाथवे, ठीक है। इसके अलावा इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन तथा कॉमन रेस्पायरेशन भी कहते हैं। कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रक्रिया किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यह ग्लाइकोलाइसिस में भी और क्रेब्स साइकिल यानी कि जो टीसीए साइकिल थी, दूसरा चरण था, ये दोनों चरण किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए इसे कॉमन पाथवे भी कह रहे हैं। इसमें 6 कार्बन वाला उत्पाद 3 कार्बन वाले उत्पाद में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि 6 कार्बन प्रोडक्ट यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है और 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट यानी कि पायरुविक एसिड में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदल जाता है। ऑक्सीजन व ऑक्सीशन दोनों ही यानी कि जो ऑक्सीजन एरोबिक एनारोबिक दोनों ही में श्वसन, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो चक्र है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज का से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु विघटित होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 4 एटीपी का निर्माण होता है, किंतु 2 फास्फोरिलेशन की क्रिया को संपन्न करने में 2 एटीपी का क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ये ग्लूकोज है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज 6 बनाता है, 6 फास्फेट बनाता है। फिर ये फास्फोग्लाइको ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनाता है। फिर ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, इस तरीके से लास्ट में क्या बनता है, पायरुवेट बन जाता है, ठीक। यहाँ पर 2 स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं जो प्राय NAD से और NADP पर चले जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में NAD के 2 मॉलिक्यूल अपचयित होकर NADH2 के 2 अणु बनाते हैं जो बाद में ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन के बाद ATP का निर्माण करते हैं, ठीक। ऐसे ही NADP का ऑक्सीडेशन से ATP के 3 अणु बनते हैं। दूसरा स्टेप शुरू होता है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके द्वारा पायरुविक एसिड, फैटी एसिड, फैट्स, अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होकर, ठीक है, CO2 व जल बनता है। इसमें एसिटाइल CoA से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, यानी क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट एसिटाइल CoA एंजाइम में टूटता है और एसिटाइल CoA एंजाइम से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक। इस प्रकार से एक क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन के द्वारा CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और इसमें 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो पायरुवेट बना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल CoA एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट, ठीक है, फ्यूमरेट, मेलेट होते हुए ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसे हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्रस्टी कह रहे हैं, उस पर संपन्न होती है, जिसमें NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी इनर मेम्ब्रेन पर क्या चलती है, ये साइकिल चल रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक। ये देखिए दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये दूसरी वाली ये क्या है, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये नीचे वाली इनर मेम्ब्रेन है, और बीच का इंटरमीडिएट स्पेस है, ठीक है। इसमें NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है, 2H 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाद में पानी के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी FAD2H से FAD बनता है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ये इंटरमीडिएट स्पेस में जाकर हाइड्रोजन का क्या कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है, तो ATP सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंट में ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है, ठीक। ये देखिए ये पूरा चक्र है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, 2 पायरुवेट बने, ठीक है। ये किस में हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है, ठीक। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुवेट किस में बदल रहा है, एसिटाइल CoA में। ये एसिटाइल CoA किस में चला जाता है, क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। क्रेब्स साइकिल से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, जहाँ पर 2 ATP बनते हैं, और इस तरीके से ये चक्र आगे चला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जहाँ पर क्या बनते हैं, 32 ATP बनने के बाद और पानी बनता है, ठीक। तो ये सारी क्रिया किस में हो रही हैं, साइटोप्लाज्म व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रही है, ठीक है। तो बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि ये क्या कहलाता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह श्वसन प्रोकैरियोटिक जीव लाइक बैक्टीरिया आदि में होता है। इसके अलावा फंजाई व कुछ पैरासाइट में भी होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। इस श्वसन के लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पायरुवेट एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में CO2 व एनर्जी निकलती है। इससे थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, अनऑक्सी श्वसन कह रहे हैं। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में, और CO2 बनता है, 28 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब बात करें ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर क्या है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ऑक्सीश्वसन कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 की एब्सेंस में संपन्न होता है। इसमें जल का निम्नीकरण होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज का अल्कोहल व CO2 में क्या होता है, निम्नीकरण होता है। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 बाहर निकलती है, जबकि ग्लूकोज की पूर्ण कार्बन में CO2 बाहर नहीं निकलती। ये एक उन्मोची क्रिया है, ये भी उन्मोची क्रिया है, दोनों में ही क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसमें ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, 50% रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 10% ही जो रासायनिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये मोस्टली सभी जीवों में होता है, जबकि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है ये कुछ ही जीवों में होता है। जबकि संबंधित जो श्वसन अंग है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीश्वसन में 38 ATP का लाभ होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है।
ठीक है ना। इसका कुछ फंक्शन है, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये क्रिया अंकुरित हो रही बीजों में व अन्य सूक्ष्म जीवों में ही होता है। थैंक यू।